वेलकम टू माय फुजूसी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं पिछला जो मेरा वीडियोज है जो कि अभी स्टॉप पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मैं अब उसे दोबारा रिकनेक्ट करने वाली हूँ। यानी कि मेरा टाइम ट्रैवल माय लव, इस पर बहुत ही सारा कमेंट आया है, यानी कि सब लोग चाहते हैं कि मैं उसे दोबारा अपलोड करूँ। सो उस पर बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ कम आ रहे, इसी वजह से मैंने उसे अपलोड नहीं किया था, यानी कि छोड़ दिया था। लेकिन इतने सारा सबका प्यार देख के मुझे लगता है कि मुझे उसे दोबारा करना चाहिए। जो लोग नहीं देखते नहीं देखते, लेकिन जो देखते हैं मेरे क्यूट क्यूट हेलो मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर जो चाहते हैं, जितने चाहते हैं मैं उनके लिए ज़रूर लाऊंगी। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज टाइम ट्रैवल का नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करती हूँ। ओके चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जब हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जिंगसी में सो रहा था और उसे बहुत ही अजीब सा बेचैनी सा फील होता है। अब उसे आगे वांगजी उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब करे तो करे क्या। वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा होता है। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है और विंग अंदर आता है। अब वो जब वांगजी को दिखता है इतना बेचैन हालत में, यानी कि पूरा का पूरा स्वेट से भींगा हुआ, उसके आँख के कॉर्नर से भी थोड़ा थोड़ा आंसू बह रहा होता है। यह देख के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से जाता है दौड़कर वांगजी के पास और उसे उठाने लगता है। वांगजी उठो, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन वांगजी अपने आँखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया हो वैसा लग रहा होता है। वांगजी को बहुत ही ज़्यादा शेक करता है भी, पर फिर भी वो वांगजी उठने का नाम नहीं ले रहा होता है। कितनी मुश्किल से वांगजी उठता है और वो जब उठता है तो बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी ने उसे सांस नहीं लेने दे रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है। वांगजी जब अपने सामने विंग को देखता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर से विंग को हक कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो कहता है कि गगा गगा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइट से यहाँ पे पकड़ के बांध के रखा हुआ है। गगा मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। गगा मुझे यहाँ से जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। गगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज़ गगा मुझे यहाँ छोड़ कर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। इतना सुना ही था कि विंग को वांगजी के फेस पे माउथ पे मुँह हाथ रख देता है और कहता है कि ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। और और विंग वांगजी को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और उसे कंसोल कराने लगता है। विंग को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि ये लेके 2 बार हो चुका होता है कि वांगजी ने उसे कहा हो कि उसे बहुत ही अजीब सा इस रूम में फील होता है। विंग भी कुछ देर के लिए पूरी जिंसी में अपने नज़र को फहराता है कि शायद उसे भी कुछ ऐसा लगे, क्योंकि वांगजी तो नॉर्मल इंसान है ना, विंग कल्टिवेशन है, तो शायद उसे कुछ फील हो, मगर उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और वो फिर वांगजी को कंसोल करा के उसे वहाँ से ले जाता है बाहर। कहता है कि चलो अब हमें बाहर चलना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे अंकल से तुम्हारे गगा ने बात कर ली है, अब शायद तुम मेरे साथ चल सकते हो, चलो अब हम लोग चलते हैं। विंग वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो उठता है और विंग का हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि वो विंग से अब एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था। इसलिए वो विंग का बहुत ही टाइटली हाथ पकड़ लेता है और कहता है गगा चलो अब यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है। तो विंग भी कहता है कि ठीक है चलो, और वो दोनों ही जिंसी से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे यानी कि विंग वांगजी को संभाल के आराम से ले जाने लगता है। जब वो लोग पहुँचते हैं आगे तो लैंचिरन के रूम के पास, तो लैंचिरन और लैंसिचन दोनों वहीं पे खड़े हुए होते हैं और लैन हुई भी वहीं पे खड़ी हुई होती है। तीनों ही देखते हैं कि विंग और वांगजी दोनों आ रहे हैं और विंग कितना यानी कि वांगजी कितना घबराया हुआ है और विंग का बहुत ही ज़्यादा टाइटली हाथ पकड़े हुआ है। वो लोग पूछते भी हैं विंग से कि क्या हुआ, तो विंग कहता है फिलहाल, वो विंग कहता है कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। वो लोग भी ठीक कहते हैं और विंग वांगजी के साथ वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं कि अब हम लोग को चलना चाहिए। वो लोग भी हाँ कर देते हैं, क्योंकि लैंसिचन ने उन दोनों को समझा दिया होता है कि विंग को वांगजी के यानी कि वांगजी को विंग के साथ जाने देने के लिए, क्योंकि वांगजी बहुत ही ज़्यादा अकेला यहाँ नहीं रह पा रहा, बहुत ही ज़्यादा डर रहा है। अभी उसे कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है, इसलिए अभी उसे वांगजी को विंग के साथ जाने देने के लिए वो लोग भी बहुत ही मुश्किल से मगर मान जाते हैं। विंग वांगजी दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं वेकलैंड के लिए। रास्ता भर वांगजी पता नहीं क्यों मगर बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उसे हर पल लग रहा होता है कि जैसे उसके आसपास कोई है जो उसको देखे जा रहा है। वो 2 आँखें जो उससे हटने की नाम ही नहीं ले रही होती है। वांगजी को हमेशा ऐसा ही फील हो रहा होता है, मगर विंग समझ में नहीं आ पा रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, वांगजी को क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहा था। वो वांगजी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर इस बार वो घोड़े पे नहीं बैठा था, बल्कि वांगजी को लेकर उसके पालकी के अंदर ही बैठ गया था और वांगजी विंग को बहुत ही टाइटली हग करके बैठा होता है। वांगजी समझो तो विंग की गोद में ही बैठा हुआ होता है और वो विंग को हक करे होता है। विंग भी उसे कंसोल कर रहा होता है और उसे शांत कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, देखो गगा है तुम्हारे साथ। और वो दोनों बैठे हुए होते हैं, ऐसे ही दोनों यानी कि ऐसे ही पूरा रास्ता बीत जाता है। विंग वांगजी को कंसोल करता करता चला जाता है। जब वो दोनों ही वेकलैंड में पहुँचते हैं
तब जाके वांग जी को ऐसा लगता है कि हाँ, अब वो 2 आँखें उसके पीछे नहीं आए हैं, यानी कि वे क्लैन में वो एकदम सेफ़ है। यहाँ वो उसे बिल्कुल भी अजीब-सा फ़ील नहीं हो रहा है। विंग वांग जी को यानी कि वांग जी विंग को कहता है भी कि गगा मुझे यहाँ ठीक है, यहाँ मुझे कुछ भी फ़ील अजीब-सा नहीं हो रहा है, जैसा वहाँ हो रहा होता है। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसा ही वहम हो रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन विंग सोचता है कि अब उसे तहकीकात करनी होगी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। हाँ, वो वांग जी को लेकर चला जाता है अंदर। जब कांगसे सरन देखती है कि विंग वांग जी आ गए तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है। वो जाते हैं, वांग जी को हग कर लेते हैं, कहते हैं बच्चा तुम कैसे हो? तो वांग जी कहती है मैं ठीक हूँ, मम्मा मैं ठीक हूँ। और विंग वांग जी दोनों ही अंदर चले जाते हैं, यानी कि कांगसे सरन दोनों को ही लेकर अंदर जाती है। उनसे पूछती है कि उनका सफ़र कैसा रहा? तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक था। और सरन वांग जी से पूछती है कि उसे लैंड में कैसा लगा? लैंड कैसा लगा तो उसे देखने में? तो वांग जी कहता है कि हाँ, लैंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, उसे बहुत ही अच्छा लगा लैंड देखने में। तो विंग कहती है, यानी कांगसे सरन कहती है ओके, हम भी चलेंगे कभी लैंड घूमने के लिए, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना है। और वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। विंग भी अपने रूम में चला जाता है फ़िलहाल फ्रेश होने के लिए, और वांग जी भी पीछे-पीछे चला जाता है। वो दोनों ही फ्रेश होते हैं। विंग वांग जी को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है और उसे की तरफ देख रहा होता है, और धीरे-धीरे नीचे झुककर वांग जी को किस करने लगता है। कुछ देर तक डीपली किस करने के बाद वो दोनों अलग होते हैं, और वांग जी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। वो विंग को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है, उसके चेस्ट में अपने फेस को छुपा लेता है। विंग कहता है क्या वो मेरे लिटिल से वाइफ़ी को, हाँ, कि वो आज बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा है। तो वांग जी कहता है गगा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप ऐसे क्यों, आप बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। तो मैं कहता ओहो सच्ची में मैं शेमलेस हूँ? तो वो कहता है हाँ गगा आप बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। तो कहता है ओके चलो अब हमें नीचे चलना चाहिए, डिनर भी तो करना है। तो विंग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है ओके चलिए गगा मगर आप प्लीज़ ऐसे कुछ भी मत करना। तो कहता है ओके ओके मैं कुछ नहीं करूँगा चलो। विंग को अब अच्छा लगता है कि हाँ, वांग जी को अब भी उस सब बात के बारे में वो ध्यान नहीं दे रहा है। अब उसका माइंड डाइवर्ट हो चुका है। वो भी इसीलिए ऐसे कर रहा होता है ताकि वांग जी उस बारे में सोच के और ज़्यादा ना घबराए। और जब वो देखता है कि वांग जी अब ठीक है, तो वो दोनों ही नीचे जाते हैं, अपना डिनर करते हैं और वापस वो दोनों रूम में आ जाते हैं। विंग वांग जी को टाइटली हग करता है, कहता है कि सो जाओ, बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है, अब हमें कल सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि सेट का बहुत ही ज़्यादा काम है। तो विंग को कहता हुआ सुन के वांग जी कहता है ओके गगा गगा क्या आप कल मेरे साथ नहीं रहोगे, आप चले जाओगे मुझे छोड़ के? तो कहता है नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ओके। तो विंग को यानी कि वांग जी विंग की बातें सुन के कहता है ओके गगा ठीक है, और वो दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन विंग को नींद ही नहीं आ रहा होता है, वो बस वैन क्लैन के बारे में सोच रहा होता है, वैन क्लैन के आतंकों के बारे में, क्योंकि वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो आगे करे तो करे क्या। हाँ, दूसरी तरफ हांग वनचुन जो कि उसे भी ढूंढना है, यहाँ के वर्ल्ड के वांग जी के जिसे हम लोग हांग वनचुन कहेंगे ओके, और इसे वांग जी, तो हांग वनचुन को ढूंढना है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हांग वनचुन के साथ हुआ कहाँ क्या है, अब वो आखिर गए तो गए कहाँ। उस यही सब बातें सोच रहा होता है, लेकिन वो फिर इन सब बातों को डाइवर्ट करता है क्योंकि अब उसे सोना था थोड़ा, वो थोड़ा देर रिलैक्स करना चाहता है, इसलिए वो वांग जी को और भी टाइटली अपने हग कर लेता है अपने क्लोज और सोने लगता है वांग जी को स्निप करते हुए, क्योंकि वांग जी की स्मेल फ्रेगनेंस विंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और वो दोनों ही नींद की गहराई में ऐसे ही उतर जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, दोनों ही उठते हैं, फ्रेश होते हैं, विंग वांग जी को फ्रेश अच्छे से कराता है और विंग की हरकत यानी कि वांग जी को एक किस करना लाइट सा, और फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग जाने लगता है, जब अपने यानी कि अपने सेक्ट के कामों के लिए जाने लगता है तो वांग जी उसकी तरफ पपी आइज करके देखता है कि गगा मुझे भी चलना है, आपने कहा था कि आप मुझे ले जाओगे। तो वांग जी को ऐसे कर देखता हुआ देखकर विंग को बहुत ही अच्छा लगता है, वांग जी के ऐसा फेस देखना विंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कहता है ओके चलो मेरे साथ। विंग वांग जी को लेकर अपने यानी कि अपने अपने दरबार में चला जाता है, वो दोनों ही जाके वहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। विंग अपने दरबारी यानी कि अपने सीट पे जाके किंग की पोजीशन पे जाके बैठ जाता है और वो वांग जी को भी बगल में बैठा लेता है वहीं पे। सब लोग यह देख के शौक थे कि आखिर यानी कि वांग जी को हांग वनचुन को विंग ने क्यों बैठाया है, लेकिन फिर वो लोग राजा से ज़्यादा बकवास तो यानी कि बातें तो नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग शांति रहते हैं और विंग वांग जी को बैठा के साथ में फिर अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो सब लोगों की शिकायतें उकायतें सुन रहा होता है और सबकी सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन बता रहा होता है। ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है, उसके बाद विंग अपने मिनिस्टर की यानी को जो कि उसका राइट हैंड होता है चेंग जियांग चेंग, उसे बुलाता है। सॉरी सॉरी यार गलती हो गई, जियांग चेंग नहीं आई मीन चिंगई नहीं, हाँ अब मुझे याद आ गया, चेंगफई को वो बुलाता है जो कि उसका बहुत ही ज़्यादा खास था और उसे कहता है कि वो पूरे क्लैन में एक पत्र भेज दे कि वे क्लैन में बहुत ही बड़ा
सभा बैठाया जा रहा है जिसमें सारे क्लैन के कुल प्रमुख और उनके राजकुमारों को होना ज़रूरी है, क्योंकि ये वेन क्लैन के लिए वेन क्लैन से यानी कि वेन क्लैन का जो ये बहर रहा है आतंकवादी, इसके वजह से उनके बात करनी है और वेन क्लैन के समेत उन पे हमला करने के लिए कुछ बातें उतें करनी है। इसके लिए वो लोग इतने बड़ा दरबार बैठा रहे हैं, इसमें सबको यानी कि सबको हाजिर होना है। वो ऐसे करके उसको बोल देता है चेंग को, और यानी कि उसके बाद दरबार खारिज कर देता है। चेंगवान भी अपना ऑर्डर लेके चला जाता है अपने काम करने के लिए। विंग मांग के साथ चला जाता है अपना वापस घर की तरफ, क्योंकि अब दरबारी का उसका काम खत्म हो चुका होता है। आज का दिन उनका ऐसा ही बीत जाता है, क्योंकि सारे क्लैन के लोग कल आने वाले थे, इसलिए उन्हें थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी होती है, तो वो लोग अपना तैयारी कर लेते हैं। ऐसा ही आज का दिन भी बीत जाता है। विंग वांग जी अपना डिनर ब्रेकफास्ट सब करते होते हैं, खाते पीते सोते होते हैं। अब चलते हैं अगले दिन, जो कि सब लोग आ चुके हुए होते हैं। बहुत ही बड़ा दरबार बैठा होता है और सब लोग बैठ के साथ में बातें कर रहे होते हैं कि हम अब करना क्या है। वेन क्लैन कुछ ज़्यादा ही अपना आतंक मचा रहा है और बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा है। वो छोटे छोटे क्लैनों को तो हासिल कर चुका है, अब थोड़ा बड़े क्लैन पे भी हमला कर रहा है। अब कुछ न कुछ वेन क्लैन का तो करना ही होगा। ऐसा ही सब लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वो सब विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि महाराज वे आपको ही कुछ सोचना होगा, क्योंकि आप ही हैं जो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। विंग जब देखता है कि सबकी नज़र उसकी तरफ है, तो वो कहता है ठीक है, मैंने सोचा है कि ये डार्क कल्टीवेशन से होने वाला लड़ाई है, इसलिए सारे क्लैन के राजकुमार यहाँ वे क्लैन में आके शिक्षा लेंगे। यहाँ उन्हें डार्क कल्टीवेशन से फाइट करने का स्किल सिखाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि डार्क कल्टीवेशन को कैसे मात देना है, उससे कैसे लड़ाई करना है, और उसी के हिसाब से उन सबको फाइटिंग सिखाई जाएगी और उसे स्पेशली विंग सिखाएगा। और ये सुनकर बाद सारे क्लैन के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये सही है, विंग ये है जो डार्क कल्टीवेशन की फाइट सिखा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी डार्क कल्टीवेशन है, उसे पता है कि किस तरह से फाइट करना है। तो इस बात के लिए सब लोग राजी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, हम इसके लिए राजी हैं। और विंग भी कहता है ठीक है, अब हमें कुछ दिन के बाद यानी कि वो लोग जो आए हुए थे वो अपने अपने राजकुमारों को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा ही जोरों शोरों से फाइटिंग स्टार यानी कि उन लोगों का अपना ट्रेनिंग शुरू हो जाता है और विंग पूरे दिन उन सबको ट्रेनिंग लेता है। और रात को बहुत ही ज़्यादा थक कर जब आता है तो वो वांग जी को देखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चेक रहा होता है। वांग जी आता है विंग को पास बैठता है, उसे आराम से उसके पसीनों को पोंछता है, उसे कहता है कि गगा आप ठीक तो हो ना। उसका पूरा हाल पूरे दिन का हाल चाल पूछता है। ये सब जब विंग दिखता है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। वांग जी से उसे बहुत ही अच्छी वाइब आती है, वो वांग जी को टैक्लियर कर लेता है और वांग जी के फ्रेगनेंस को स्निफ करने लगता है। और वांग जी उसे भी कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो विंग को ऐसा करने देता है और उसे भी हक कर लेता है। ऐसा ही करके दिन बीत रहा होता है, लेकिन लोगों को यानी कि यहाँ के राजकुमारों को एक बात खटक रही होती है। वो लोग अक्सर देखते हैं कि हाँ, अर्जुन बस इधर से उधर घूम रहे हैं और उन लोगों के साथ फाइटिंग स्किल नहीं सीख रहे हैं। ये बात उन सबको थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि भाई हंगुआन जून के बारे में पूरा दुनिया जानता है, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है कि हंगुआन जून कितने बड़े योद्धा हैं और वह किसी भी फाइटिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले पीछे नहीं हटते, यानी कि किसी भी फाइटिंग में शामिल होने से पीछे नहीं हटते हैं। फिर इस बार ऐसा क्या है, क्यों वो इस फाइटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं और वो बस अपना इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे जैसे बच्चों की तरह हरकतें करते हुए दिखते हैं। और उन सब के माइंड में ये खटकता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। विंग भी उन सबको कुछ नहीं कहता है कि वो भाई क्या समझे इन सबको कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। वो बस सबको एक ही सलाह देता है कि तुम लोग अपने फाइटिंग पे फोकस करो, इधर उधर की बातों पे नहीं। और वो लोग भी विंग की यानी कि विंग की बातें सुनकर फिर वो सब सोचना बंद कर देते हैं और फिलहाल अपने फाइटिंग पे फोकस करते हैं। ऐसा ही दिन बीत जाता है और धीरे धीरे फाइटिंग का भी दिन आने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेन रोहान को जब पता चलता है कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, सारी कल्टीवेशन वर्ल्ड के कुल प्रमुख अपने अपने राजकुमारों को डार्क कल्टीवेशन से फाइटिंग करने के लिए वेकलैंड में रखा हुआ है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो कहता है कि इन कल्टीवेशन वालों को बहुत ही ज़्यादा चुल मची पड़ी है ना मेरे साथ फाइट करने की। ठीक है, अब मैं उन सबको बताता हूँ, एक एक का खात्मा कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
और वो भी अपना कल्टीवेशन पावर बढ़ाने लगता है। वेन क्लैन के एक बहुत ही ज़्यादा गोपनीय जगह में हमें एक ताबूत को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बॉडी पड़ी हुई थी, मगर उसके अंदर कोई भी जान नहीं था, वो बस सोललेस पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से सोल निकाल लिया हो, वो ऐसी ही पड़ी हुई थी। और उसी के अंदर का जैसे सोल पूरा वाइट रंग का सफ़ेद कुएं में उधर भटक रहा होता है, और वो वहाँ कैद था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है ना वो अपने बॉडी के अंदर ही जा पा रहा होता है और ना उस रूम से वह बाहर निकल पा रहा होता है। असोल पूरे तरफ घूम रहा होता है और बस पूरी जगह देख रहा होता है। और अब हमें वहीं दूसरी तरफ वो वेकलन का सीन दिखाया जाता है। जैसे जैसे फाइटिंग का दिन करीब आ रहा होता है, वैसे वैसे लोग को बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, क्योंकि वो ने कोई और नहीं बल्कि वेन रोहान से फाइट करने जा रहा होता है। उन सारी कठपुतलियों से फाइट करने जाना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अब आतंक मचा रही होती है। और वो लोग फाइट कर भी रहे होते हैं, कितनी जगह उन्होंने जाके फाइट भी किया, जिससे उनकी स्किल इम्प्रूव भी हुई और उनको फाइटिंग स्किल भी आया। विंग ने सबको गाइड किया, विंग के गाइडेशन में रहकर वो लोग बहुत ही अच्छा फाइटर बन चुके होते हैं। यानी कि इतना तो बन चुके होते हैं कि हाँ, वेन रोहान के पपेट से फाइट कर सके। वो लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे कि हाँ, और कि अब वो लोग फाइट कर सकते हैं। जीते कि नहीं जीते वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। और वेन रोहान इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि अब उनकी पपेट भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही होती है, इसलिए वो और भी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है कि हाँ, वो अपने अब यानी कि पपेट की सेना को और भी ज़्यादा बनने के लिए वो अपने यानी अपने कामों में लगा हुआ होता है। और उसका दोनों बेटा वेंचा वेन रोहा यानी कि वेंचा और वेन जूलियो, ये दोनों भी वैसे ही अपने फादर के काम में साथ दे रहे होते हैं। और जिस रूम के पीछे वो ताबूत रखा होता है, वहाँ इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी के बीच रखा होता है कि लोग वहाँ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और वो सिर्फ पपेट का सेना था जो कि वहाँ उस गोपनीय रूम के पास में था। वहाँ से छोड़ के हमें अब वेन यानी कि वी क्लैन का दिखाया जाता है। जब सब लोग फाइट करने के लिए वेन रोहान के पास जाने वाले थे, तब यानी कि वी चांगसे को और विंग को कांग्से सरन बहुत ही ज़्यादा प्यार यानी कि अच्छे से समझा रही होती हैं कि हाँ, आप दोनों को ठीक रहना है, सही सलामत रहना है और अपना ख्याल रखना है। विंग को ऐसे जाता हुआ देखकर वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, क्योंकि वह भाई छोटा बच्चा नहीं, वो अच्छे से जाता है कि फाइटिंग क्या कहते हैं, उसने अच्छे से पढ़ रखा था। कल्टीवेशन दुनिया में भी कितनी सारी बुक्स होती है हिस्टोरिकल टाइप में, जिसमें फाइटिंग स्किल्स बताया जाता है, तो वांगजी भी अच्छे से जानता था। और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि उसे पता है इस फाइटिंग में उसके विका बच भी सकते हैं और नहीं भी बच सकते हैं। इससे उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस फाइटिंग को कैसे रोक सके। वो बस अपनी आंखों में आंसू लिए विंग को देख रहा होता है। विंग भी जानता है कि हाँ, इस फाइटिंग में कुछ यानी कि किसी को भी नहीं पता कि कौन बचेगा नहीं बचेगा। विंग को भी नहीं पता वो बच के आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसी वजह से वो भी वांगजी को देख रहा होता है कि वांगजी कितने ज़्यादा इमोशनल और होपलिया विंग को देख रहा है कि प्लीज़ गगा अपना ख्याल रखना और अपने आप को कुछ मत होने देना। वो भी विंग को देख रहा होता है, विंग वांगजी को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज़ आती है कि हमें जाने का समय आ गया है कुल प्रमुख में। तभी विंग जब वापस मुड़ के जा रहा होता है, तो वांगजी को अब रहा नहीं जा रहा होता है। वो दौड़ कर आता है और विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइट पकड़ लेता है। गगा गगा प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखना और प्लीज़ वापस आ जाना जल्दी से, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, अपने आप को सही सलामत रखना। और बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, तो विंग कहता है कि तुम डरो मत, मैं अपना ख्याल रखूँगा और सही सलामत आऊँगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। वांगजी भी कर आता है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। विंग को जाता हुआ देख के वो सीधे विंग को पकड़ के खींचता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। उसे किसी बात का ख्याल नहीं था, नहीं डर था कि हाँ, आसपास कितने सारे लोग हैं, उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे बस अपने विंग की परवाह थी, जो अभी जा रहा था फिलहाल उससे दूर। और इसका 1% भी गारंटी नहीं है कि वो वापस आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से भी वांगजी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और वो बस विंग को देखे जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही यार, अब मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, अब मैं कल इसका अपडेट दूँगी। ओके बाय। प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो को लाइक का कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।